Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा मैंने कहा था कि आज की जो क्लासें हैं वो मैंने पहले ही डालती थी। 8 बजे आपके SST का टेस्ट आ चुका है। 9 बजे आपके हिंदी शिक्षण का गत वर्षों का प्रश्न और बहुत ही शानदार प्रश्न उसमें मिलेंगे आपको। वो टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। और अब आपके लिए शिक्षण विधियों का ये जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, जिसमें उपागम का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ। जिसने उपागम विधियाँ पढ़ी है वो इस टेस्ट को ज़रूर करे, जिसने नहीं पढ़ी है वो भी ज़रूर करे, क्योंकि जिसने ये टेस्ट कर लिया उपागम में से उसके प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। तो साथियों, 25 प्रश्न आपके लिए इस टेस्ट में रहेंगे। और मित्रों, आपको एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टेस्ट होने वाला है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण टेस्ट है। इसमें पहला प्रश्न है मित्रों, दैनिक पाठ योजना के जनक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, B.S. ब्लूम, J.F. हर्बर्ट या जिलर वेराइन? तो साथियों, दैनिक पाठ योजना के जनक की बात की जाए तो इसके जनक है J.F. हर्बर्ट। ठीक है, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट दैनिक पाठ योजना के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण, दैनिक पाठ योजनाओं के लिए उपागम का निर्माण किया था। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। साथियों, दूसरा प्रश्न आता है, हर्बर्ट के द्वारा दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु कितने सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे? 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजनाओं के निर्माण हेतु कुल 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। मित्रों, यहाँ दूसरे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी में कौन सा सोपान नहीं आता है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण और मूल्यांकन। तो मित्रों, हर्बर्ट की पंचपदी में मूल्यांकन नहीं आता है। देखिए, मूल्यांकन इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने प्रयोग बताया है। मित्रों, प्रस्तावना भी है इसमें, सामान्यीकरण भी है और प्रस्तुतिकरण भी है। साथियों, प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे अब। चौथा प्रश्न है, हर्बर्ट उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग और पूर्वावलोकन। तो मित्रों, हर्बर्ट के उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद की बात की जाए तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है प्रस्तुतिकरण को। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 5वां प्रश्न है, हर्बर्ट उपागम में प्रस्तुतिकरण के पद को किसने बताया है? जिलर, राइन, J.F. हर्बर्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। साथियों, 5वें प्रश्न का जो सही आंसर आता है वो है जिलर। ठीक है, जिलर ने ही प्रस्तुतिकरण के पद को बताया है। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के पद को जिलर के द्वारा बताया गया है। इसका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, करके सीखने पर आधारित उपागम कौन सा है? हर्बर्ट उपागम, जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम, क्षेत्रीय उपागम या मूल्यांकन उपागम? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा उपागम है जो करके सीखने पर आधारित है। तो साथियों, इसका सही आंसर है जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम करके सीखने पर आधारित उपागम है। इसमें करके सीखा जाता है, क्रिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है मित्रों, जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी? तो मित्रों, इसका राइट आंसर है क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें करके सीखा जाता है क्रिया के द्वारा, इसलिए क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे मित्रों, जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम में कुल कितने पद हैं? 4, 6, 8 या 3? तो साथियों, जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम में अगर कुल पदों की संख्या पूछी जाए तो जो प्रयोजना विधि है उसके 6 पद ही जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चयन करना, योजना की रूपरेखा बनाना और क्रियान्वयन करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर है परिस्थिति उत्पन्न करना। जॉन डी किल्पेट्रिक उपागम का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, अतः इसका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। और एक और बात कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना एंड में, अगर अच्छा लगता है तो। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं साथियों। 10वां प्रश्न है, चक्रीय उपागम के जनक हैं जॉन डी किल्पेट्रिक, मॉरिसन और B.S. ब्लूम। तो साथियों, चक्रीय उपागम के जनक किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर है
H.C. मॉरिसन या हेनरी क्लेव मॉरिसन को चक्रीय उपागम का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही चक्रीय उपागम का निर्माण किया था। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है आपका। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चक्रीय उपागम के आधार पर का निर्माण किया जाता है? किसका निर्माण किया जाता है चक्रीय उपागम के आधार पर? दैनिक पाठ योजना का, इकाई योजना का, मासिक योजना का या वार्षिक योजना का? तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए कि चक्रीय उपागम के आधार पर किसका निर्माण किया जाता है। मित्रों इसका राइट आंसर है इकाई योजना का निर्माण चक्रीय उपागम के आधार पर किया जाता है। यहाँ इसलिए इसको इकाई उपागम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। चक्रीय उपागम में कुल पदों की संख्या कितनी है? 3, 6, 4, 5। तो मित्रों आपको ये बताना है कि चक्रीय उपागम में कुल कितने पद होते हैं। मित्रों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प। चक्रीय उपागम में कुल पदों की संख्या होती है 5। एक चीज को अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ, लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना जितने प्रश्न सही होते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। चक्रीय उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? व्याख्या करना, व्यवस्था करना, आत्मीकरण या प्रस्तुतिकरण? तो मित्रों ये भी मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि चक्रीय उपागम का सबसे महत्वपूर्ण पद की यदि बात की जाए तो वहाँ पर प्रथम विकल्प जो यहाँ लिखा हुआ है व्याख्या करना सही रहेगा। व्याख्या करना को यहाँ पर वर्णन करना भी आ सकता है, ठीक है, और विश्लेषण करना भी इसको आप कह सकते हो। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है मूल्यांकन उपागम के जनक हैं एनसीईआरटी, बीएस ब्लूम, जेएफ हर्बर्ट या एचसी मॉरिसन? तो मित्रों मूल्यांकन उपागम के अगर जनक पूछें आपसे तो इसका जनक कहा जाता है बीएस ब्लूम को मूल्यांकन उपागम का जनक कहा जाता है, क्योंकि बीएस ब्लूम ने ही मूल्यांकन उपागम का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बीएस ब्लूम ने के रूप में सबसे पहले व्यक्त किया? द्विआयामी प्रक्रिया के रूप में, त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में, 4 आयामी प्रक्रिया के रूप में या उपयुक्त सभी? तो मित्रों इसका सही आंसर आता है त्रिआयामी प्रक्रिया के रूप में इन्होंने सबसे पहले शिक्षण प्रक्रिया को व्यक्त किया था, बीएस ब्लूम या बेंजामिन ब्लूम जिसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। मित्रों 16वां प्रश्न है ब्लूम उपागम में सर्वाधिक ध्यान दिया गया? शिक्षण पर, गृह कार्य पर, स्वाध्ययन पर या मूल्यांकन पर? तो बीएस ब्लूम जो है उन्होंने जो मूल्यांकन उपागम दिया था तो उसमें सर्वाधिक ध्यान भी किस पे दिया जाएगा? मूल्यांकन पर ही दिया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में चौथा विकल्प सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो 17वां प्रश्न आता है ब्लूम उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन और सभी? तो साथियों इसका राइट आंसर बताना है कि ब्लूम उपागम में सबसे महत्वपूर्ण पद किस पद को माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर रहेगा मूल्यांकन उपागम को ही सबसे महत्वपूर्ण पद इसके अंतर्गत माना गया है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है 1961 से भारत में किस उपागम पर आधारित दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है? हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम, एनसीईआरटी उपागम या मूल्यांकन उपागम? तो मित्रों 1961 से ही भारत में एनसीईआरटी उपागम या भारतीय उपागम जिसको कहा जाता है उस पर आधारित दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे। एनसीईआरटी उपागम में सर्वाधिक ध्यान दिया गया छात्र की क्रियाओं पर, अध्यापक की क्रियाओं पर, उद्देश्य की क्रियाओं पर या मूल्यांकन की क्रियाओं पर? तो मित्रों मैंने अच्छी तरह से बताया था कि जो एनसीईआरटी उपागम या भारतीय उपागम है उसमें सर्वाधिक ध्यान अध्यापक की क्रियाओं पर दिया गया है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 में 20वां प्रश्न है भारतीय उपागम में कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4? तो मित्रों भारतीय उपागम में अगर आपसे पदों की संख्या पूछी जाती है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा इसमें कुल 3 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में देखेंगे एनसीईआरटी उपागम के पद है अदा, प्रक्रिया, पर्दा और सभी। मित्रों ये जो एनसीईआरटी उपागम है इसको ही भारतीय उपागम कहा जाता है। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा रखी है अच्छी तरह से। तो इसके कुल 3 पद होते हैं। एक तो होती है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, अदा, प्रक्रिया और पर्दा। तो यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा क्योंकि ये सभी पद एनसीईआरटी उपागम के अंतर्गत शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22वां प्रश्न है मित्रों विश्व का सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है? हर्बर्ट उपागम, क्षेत्रीय उपागम, किलपेट्रिक उपागम या मूल्यांकन उपागम?
तो मित्रों विश्व का सबसे प्राचीन उपगम की बात करें तो ये है राइट आंसर। हर्बर्ट उपगम को ही विश्व का सबसे प्राचीन उपगम माना जाता है, क्योंकि ये ही सबसे पहला उपगम है। तो यह प्रथम विकल्प सही रहेगा। लेवल 1, लेवल 2, चाहे एमपी हो, यूपी हो, रीट हो, सीटेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चाहो तो, आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 23 में देखेंगे, भारतीय उपगम में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? अदा, प्रक्रिया, प्रदा या सभी? तो मित्रों जो एनसीईआरटी उपगम या भारतीय उपगम है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद होता है प्रक्रिया या प्रोसेस, जिसको कहा जाता है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों। सेकंड लास्ट प्रश्न कौन सा है? कौन से उपगम का उद्देश्य छात्रों में हस्तशिल्प कलाओं का विकास करना है? हस्तशिल्प कलाओं का विकास कौन से उद्देश्य में, कौन से उपगम के अंतर्गत होता है? चक्रीय उपगम, किलपेट्रिक उपगम, मूल्यांकन उपगम या एनसीईआरटी उपगम? तो मित्रों यहाँ पर हस्तशिल्प कलाओं का विकास अगर बात की जाए प्रश्न नंबर 24 की, तो यहाँ जो दूसरा विकल्प है किलपेट्रिक उपगम, इससे ही हस्तशिल्प कलाओं या हस्तशिल्प कौशलों का विकास होता है। साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो लाइक कर देना। वापस भूल गए हो आप, अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक अभी कर दो। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जॉन डीवी किलपेट्रिक उपगम के आधार पर किसने सबसे पहले 1937 में भारत में बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत पाठ योजनाओं का निर्माण किया था? एनसीईआरटी ने, महात्मा गांधी ने, कोठारी आयोग ने या मुदालियर आयोग ने? तो साथियों इसका जो सही आंसर आता है वो है महात्मा गांधी के द्वारा ही बुनियादी शिक्षा किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। और इन्होंने ही बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले जॉन डीवी किलपेट्रिक उपगम के आधार पर भारत में पाठ योजनाओं का निर्माण शुरू किया था। मित्रों ऐसी बात है, मैं जो आपसे बोलता हूँ कि लाइक कर देना, लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि मुझे एक पैसा भी नहीं मिलता है आपके लाइक करने से, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार लोगों को अच्छा लग रहा है, इसीलिए बोलता हूँ। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल यार डिसलाइक करके जाया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। व्यक्तित्व के पूरे टॉपिक पर टेस्ट आ रहा है, तो एक बार वापस रिपीट कर लीजिए व्यक्तित्व के टॉपिक को। 12 बजे आपके लिए ये टेस्ट आ रहा है, व्यक्तित्व का पूरा टॉपिक आ जाएगा इसमें, और आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले वर्षों के प्रश्न भी उसमें शामिल रहेंगे। तो मिलते हैं 12 बजे व्यक्तित्व का जो टेस्ट है उस क्लास में।